अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बहुत ही बरहम हुए मीडिया पर कि वो झूठी खबरें लगाता है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो जजेस में मुशावरत के बारे में बात कर रहे थे वो झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे? ये हम कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे जिससे ये साफ साबित होगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ना सिर्फ गलत बयानी कर रहे थे बल्कि अपने एक टाउट की खातिर किसी और जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे थे, किसी जर्नलिस्ट को पिच कर रहे थे। ये क्या वो बदबयानी कर रहे थे? ये आज हम आपके सामने उनका नकाब उतारते हैं कि वो जो बात कर रहे थे असल तकलीफ़ क्या थी और उन्होंने आज क्या किया। ये हम आपको आज एक्सक्लूसिवली असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। तो देखिए, बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आज फरमा रहे थे वैसे, लेकिन मैं एक बात कर दूं, जब 13 जनवरी का काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फैसला दिया फ़ौज की साथ डील करके जो इलेक्शन उन्होंने चोरी करवाया, जो रिगिंग वाला उन्होंने फैसला दिया, जो जिसकी वजह से मुल्क में रिगिंग मुमकिन हुई, आर्टिकल 17 के ख़िलाफ़ जो उन्होंने फ़ैसला दिया, आइन शिकन, जमहूरियत शिकन और सियासत शिकन जो फ़ैसला दिया, उन्होंने जमहूरियत के ऊपर शब्द खून मारा जिस फैसले में। तो वो मैं कहीं बैठा हुआ था अपने सीनियर सहाफ़ी दोस्त के साथ, तो मैंने उनसे जिक्र किया। मैंने कहा यार बस काजी साहब की लेगेसी ख़त्म होगी, आज जो उन्होंने कर दिया बस इससे नीचे अब वो नहीं गिर सकते, बस ख़त्म हो गए। तो उन्होंने मुझे देख के स्माइल दी और उन्होंने कहा नहीं, अभी उनके 9 माह बाकी हैं, तो अभी वो बहुत कुछ और कर सकते हैं। तो मुझे लगा वो कहना चाह रहे हैं कि अगले 9 माह में हो सकता है वो कैसा फैसला दे दे, कुछ ऐसा टेकअप कर लें कि सब लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने एक इलेक्शन रिग करवाया था और लोग दोबारा से उनकी वाह वाह करने लग जाएंगे। मैंने कहा यार अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद वो जो भी मर्जी कर लें, अब उनका इमेज नहीं बहाल हो सकता। तो मेरे उस सहाफ़ी दोस्त ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो इमेज बहाल कर सकते हैं, आप ये मत समझे कि दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ काजी फ़ायज़ ईसा, वो इससे भी नीचे गिरेंगे अगले 9 माह में, तुम देखना। क्योंकि अब जब एक दफ़ा उनके चेहरे से नकाब उतर गया तो अब ना उनको परवाह है कि क्या होगा, अब उन्होंने नीचे ही गिरना है और मज़ीद से मज़ीद नीचे गिरना है। और फिर मैंने अपने उस सहाफ़ी दोस्त को दुरुस्त साबित होते देखा है। मैंने ये देखा है कि किस तरह से काजी साहब वो जो JIT वाले मामलात में कितना नीचे गिरे, फिर अब उससे ज़्यादा नीचे आज मैंने उनको गिरते देखा जब वो कमरा अदालत में बेंच में बैठ के, माजरत के साथ ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे और इंतहाई दीदा दलेरी से झूठ बोल रहे थे और एक कहकर एक पिटीशन को कि ये पिटीशन साजिश नहीं है, इस केस के दौरान आज खुद एक साजिश कर रहे थे। ठीक है, वो मैं आपको बयान करता हूँ किस तरह से। अब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का कहना है कि नहीं, कोई जजेस से मुशावरत नहीं हुई थी, कोई इजलास नहीं हुआ मेरा 5 जजेस का, एक बड़े चैनल ने खबर चला दी और फलान है और ये और वो है। ठीक है, बात यह है काजी साहब, पहली बात कि उस दिन मेरी भी करेक्शन की गई आपके सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि नहीं, मुलाकात हुई जजेस की। ठीक है, लेकिन जो खबर थी वो आपकी ही टीम से दी गई कि जजेस की मीटिंग हो रही है, जजेस मुशावरत कर रहे हैं इस मामले पर। ठीक है, और अब हसनात मलिक साहब ने भी जो अगले दिन ट्रिब्यून में स्टोरी की, उसमें उन्होंने कहा कि जजेस में इनफॉर्मल गुफ्तगू हुई और लार्जर बेंच की भी तजवीज़ आई। ठीक है, हसनात मलिक साहब बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और वो किसी सियासी जमात या ISI के टाउट नहीं हैं, ना ही वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के टाउट हैं। ठीक है, ना ही इन तीनों के मुश्तरका टाउट है, इनका टाउट आपको मालूम है कौन है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आप बताइए, क्या व्हाट्सएप पे उस दिन आपकी जजेस से मुशावरत नहीं हुई? चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उसने धांधली के इल्ज़ाम में आपका नाम भी लिया, क्या आपकी व्हाट्सएप पर उनसे मुशावरत नहीं हुई?
اس میں 2 KP کے ججز ہیں، ایک پنجاب کا جج ہے۔ ان میں سے 2 ججز آنے والے سالوں میں پاکستان کے چیف جسٹس بھی بنیں گے۔ کیا آپ کی مشاورت نہیں ہوئی ان سے؟ آپ بتائیے، کیا واٹس ایپ پر یہ بات نہیں ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو مائنس کر کے لارجر بینچ بنانا چاہیے؟ 2 ججز نے یہ تجویز نہیں دی کہ لارجر بینچ بنانا چاہیے آپ کو مائنس کر کے، کیونکہ یہ الزام بہت سنگین نوعیت کا ہے اور اس کے چلنگ ایفیکٹس ہوں گے؟ بتائیے۔ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ پھر بعد میں اکثریت نے یہ بھی بات کی کہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے ورنہ بات پتہ نہیں آگے بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے جس انداز میں اپنے ٹاؤٹ کو سپریم کورٹ بلوا کے اس کا تردیدی انٹرویو کیا، وہ تک آپ نے ججز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا کہ میں پھر پبلکلی جا کے تردید کرنے جا رہا ہوں۔ میں ذمہ داری سے جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز ہکا بکا رہ گئے آپ کا وہ یوٹیوب انٹرویو دیکھ کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں قاضی صاحب۔ لارجر بینچ بنایا نہیں، ان کو تجویز دی گئی اور جا کے میڈیا پر تردیدیں کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی حرکت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے یہ مشاورت تھی یا کیا تھا؟ اس کو کس میں لکھیں گے کہ یہ مشاورت نہیں ہوئی؟ ججز میں آپس میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی؟ کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی سرے سے ذکر ہی نہیں ہوا؟ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اتنی بددیانتی، اتنا بڑا جھوٹ آپ بول رہے تھے بینچ میں بیٹھ کے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ٹاؤٹ نے آپ کی ٹیم سے یہ خبر وہاں پہ بھجوائی اور پھر آپ کے ٹاؤٹ نے یہ تردید کروا کے دراصل اس رپورٹر کو ٹارگٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ٹاؤٹ ہمیشہ نوجوان صحافیوں سے انسیکیور رہتا ہے۔ عفت حسن رضوی اتنا خوبصورت شاعری کوئی لکھتا ہو، وہ بھی جب آپ کے ٹاؤٹ کے ساتھ کام کر رہی تھی تو آپ کے ٹاؤٹ نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ جو بھی صحافی آج تک آپ کے ٹاؤٹ کے ساتھ جس نے کام کیا، آپ کے ٹاؤٹ نے اس کا جینا حرام کیا، کیونکہ وہ انکمپیٹنٹ شخص سوائے ٹاؤٹی کے اور کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ لوگوں کی جڑیں کاٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اب اس ٹاؤٹ کے کہنے پر اس جرنلسٹ کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ یہ آپ کا کیلیبر رہ گیا کیونکہ آپ کا ٹاؤٹ چاہ رہا ہے کہ اب وہ کسی طرح سے کچھ کیا جائے اور یہ سب کچھ ہو۔ یہ ہے آپ کی ٹوٹل حاصل، اس لیول پر آپ آئے ہیں کہ آپ صحافیوں کو انڈیویجولی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا ٹاؤٹ کہہ رہا ہے اب اس کو ٹارگٹ کریں، اب اس کو ٹارگٹ کریں، اب اس کو ٹارگٹ کریں۔ یہ آپ کا لیول آ گیا ہے اتنا نیچے کہ آپ نوجوان صحافیوں کو بجائے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، آپ ان کو ٹارگٹ کریں بینچ میں بیٹھ کے۔ اتنا نیچے گریں گے، اتنا نیچے، اتنا نیچے۔ یہ ہے آپ کا اصل کیلیبر، یہ ہے اصل قاضی فائز عیسیٰ۔ اتنی بڑی گریٹ ڈسپشن ہوگی ہمارے ساتھ، ہمیں سمجھ ہی نہ آئی۔ اور پھر آپ باتیں کرتے ہیں کہ سچ بولو سچ آزاد کرے گا، تو سچ بولیے نا، اپنا واٹس ایپ دیجیے، فرانزک کروائیے کہ آپ کی بات چیت ہوئی کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس پہ ساتھی ججز سے کہ نہیں۔ سچ بولیے تو پورا بولیے، جھوٹ مت بولیے قاضی صاحب۔ اور یہ آپ بول رہے ہیں اور مسلسل بول رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ اور 13 جنوری کے فیصلے کے بعد سے آپ مسلسل میڈیا پر گرج رہے ہیں۔ جڑا والا کیس میں 10-12 منٹ آپ نے میڈیا پہ لگا دیے، آج میڈیا پر لگا دیے، کبھی یہ یوٹیوبر کیسے ہوتے ہیں، یہ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو خود کو صحافی لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں، خبر دے کے تو کہتے ہیں ذمہ داری ختم ہوگی۔ یہ ڈان میں خبر لگ کیسے گئی دھاندلی کے بارے میں؟ کیونکہ آپ ورڈ دھاندلی کو سننا ہی نہیں چاہتے، آپ پینک مارتے ہیں، آپ کے اندر کا چور آپ کو تنگ کرتا ہے کیونکہ آپ نے دھاندلی کروائی ہے اس الیکشن میں۔ آپ نے 13 جنوری کا فیصلہ کر کے دھاندلی انشور کی ہے اس ملک میں، عوام کی ول، عوام کے مینڈیٹ کو انڈرمائن کیا آپ نے 13 جنوری کو۔ اور آج آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ بیٹھ کے
बेंच के अंदर बैठ के आप किसी को बोलने नहीं देते, वकील को नहीं बोलने देते, उनसे बदतमीजी शुरू हो जाते हैं। उस दिन जिड़ावाला केस के दौरान आपने इकराम चौधरी साहब इतने सीनियर वकील हैं, उनसे आपने इतनी बदतमीजी की, उनके जवान बेटे की डेथ हुई है और लोग कहते हैं कि आप सोचिए ना कितना बड़ा सदमा होगा किसी बाप के लिए कि उसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए। कितना दिल टूटा होगा, कितना दिल रंजीदा होगा उस बाप का। आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों के करीब हुआ करो, टूटे हुए दिलों के करीब हो, क्योंकि खुदा टूटे हुए दिलों में होता है। और आप ऐसे लोगों की तजलील करके आप खुद को साबित कर रहे हैं कि मैं बड़ा अजीम इंसान हूँ, मैं एक अजीम जज हूँ, बाकी सब गलत हैं, ये सारे के सारे सहाफ़ी गलत हैं। अब 2 सहाफ़ी इस मुल्क में ठीक रह गए हैं, एक मेरा टाउट और एक जो उनके पीछे लग के अब 2 ही तो मेरी तारीफ़ करते हैं। यही यूट्यूबर, यही सहाफ़ी आपके साथ थे 2019 से, जब आप ज़ेरे अताब थे, तो तब आपको कोई इशू नहीं था। जब आपके पिटिशंस, आपके लेटर्स, आपके डिसेंटिंग नोट हम मिनटों में यूट्यूब पर बयान करते थे या अखबारों में लगाते थे, तब आपको कभी दुख नहीं होता था, तब उस तरीक़ेकार पे आपको कोई इतराज़ नहीं था, तब आपको वो सहाफ़त गलत नहीं लगती थी। अब ये पिटीशन नंबर फिक्स होने से पहले खबर लगी कैसे, अब आपको इन चीज़ों पे एतराज़ होने लग गए हैं। अब आपको ये होने लग गया कि ये तो इदारों को तबाह किया जा रहा है, इस तरह की खबरें करके, झूठ फैला के, इस तरह की पिटीशंस करके, धांधली का इल्ज़ाम लगा के इदारों को तबाह किया जा रहा है, यानी कि धांधली हुई नहीं है। ठीक है, जब आप इसी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के लेटर्स लिखा करते थे और वो लेटर्स हम चलाया करते थे, तो तब दूसरी साइड के जजेस का मौक़िफ़ ये होता था कि काजी फायद ईसा और ये जो सहाफ़ी हैं ये इदारे को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको भी यही नज़र आने लग गया है, क्योंकि अब आप चीफ जस्टिस बन गए हैं, आपको 2 धारियों वाला अब आप पहनते हैं गाउन, तो अब आपको ये लगने लग गया है कि ओहो नहीं, ये तो इदारों को तबाह कर रहे हैं। तो हम आपका ये रंग देख रहे हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिए कि हम सहाफ़ी हैं, हम खबर करते हैं, हम कभी हरफ़े आखिर नहीं होते, हमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो आपको मरोड़ उठ रहे हैं उसकी वजह हम भी जानते हैं। वो 13 जनवरी का फैसला है, वो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपके पैनिक की ये हालत थी कि आपने टाउट को बुला के यहाँ पर एक ड्रामा करके इंटरव्यू दिया तरदीदी, और फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि आपके पैनिक का ये आलम था कि उस दिन का आज तक ट्विटर बंद हुआ है। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को पता था, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि इसके ऊपर अब बहस जनरेट होगी तो आप पैनिक मारेंगे, उनके अपने साहब भी पैनिक मारेंगे। उन्होंने ट्विटर ही बंद कर दिया। आपको इतना नहीं आया कि 4 दिन से भाई अगर मुल्क में कोई धांधली नहीं हुई तो ट्विटर क्यों बंद हुआ है, ये क्या हो रहा है? और आप कह रहे हैं जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता, क्या नहीं होता। एक सोशल मीडिया पोस्ट आप फॉलो करते हैं, वीलॉग्स आप देखते हैं, ट्वीट्स आप देखते हैं, तमाम पोस्ट को आप फॉलो करते हैं। आज आप बातें कर रहे हैं, बोलिए आप कुरान पर हर्फ रख के कि आप ये नहीं करते। आप क्या बात कर रहे हैं काजी साहब? हमें क्या चीज़ें पता नहीं है जो आप हमें अब इस किस्म के हमारे ही मुंह पे बैठ के आप ये झूठ बोलेंगे और हमें समझ नहीं आएगा, या हम चुप कर देंगे उसके ऊपर? हम क्या इस दौर के साबिर शाकिर या सदीक जान है? बिल्कुल नहीं है। हम सहाफ़ी हैं। आपको जो इस्टेब्लिशमेंट ने नए नए टाउट दिए हैं ना, उनके साथ आप चिल कीजिए, लेकिन हम पर गरजने बरसने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आप इस पोजीशन पर आकर कितने छोटे इंसान साबित हो रहे हैं एक बड़े ओहदे पर बैठ के। कम से कम उस ओहदे के शायाने शान ही गुफ्तगू कर लीजिए। ये रोज़ मीडिया पर बरसना गरजना, तो आपको बता दूं ये आपकी रिटायरमेंट तक, अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा आपके साथ मैच। तो वो जो आप कहते होते हैं ना कि अगर किचन में हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन से बाहर चले जाओ, तो या
तो इस्तीफ़ा दे के घर चाहिए कि आपने एक इलेक्शन चोरी करवाया, आपने फ़ौज की मदद की, आप फ़ौज के साथ मुलव्विस हैं इस तमाम मामले में, तो या फिर अब बर्दाश्त कीजिए। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, बर्दाश्त करो या पास कर। तो अब या तो बर्दाश्त करें या फिर पास करें और रिज़ाइन करके घर जाएं, क्योंकि मुझे यकीन है आप में इतनी ग्रेस नहीं है कि आप ये करेंगे। लेकिन ये रोज़ हम पे बरसेंगे तो इस बरसने से हम खामोश नहीं होंगे। ये JITs के पीछे मत छुपिए। जुर्रत है तो खुद हमें कंटेम्प्ट कीजिए, हमें डलवाइए जेलों में। हो सकता है हमारे मुंह जेल में जाने से बंद हो जाएंगे। जितना अरसा जेल में रहेंगे कोई आपके बारे में वीलॉग नहीं कर सकेंगे। यही है एक रास्ता, बाकी तो हमें कोई चीज़ चुप नहीं करवा सकती। हम आदी मुजरिम है। सच है बोलना है और ताकतवर के मुंह पे बोलना है, यही सहाफ़त सिखाती है और यही हम करेंगे और करते रहेंगे। आप अपने टाउटों को कहीं आपको बचा सकते हैं तो बचा लें। थैंक यू वेरी मच चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब।